हेलो ऑल, कैसे हो? सब बढ़िया। तो गाइस, टुडे वी आर गोना टू डू द रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आज जो मेरा लेक्चर है वो रिवीजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसपे मैं फोकस कर रहा हूँ कि बॉस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमें क्या क्या करना है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक रिवीजन करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आज आप लोगों को। सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और द फर्स्ट पॉइंट जो आपको करना है कि अगर मैं छोटी सी बात करूं, लॉ क्या है। लॉ का मतलब होता है दोस्त, वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर एनफोर्सेबल बाय एन अथॉरिटी। व्हाई वी मेक अ लॉ? हम लॉ इसलिए बनाते हैं ताकि जो लॉग है, वो जो पीपल है सोसाइटी के अंदर, वो अच्छे से रह पाए, एक डिसिप्लिन लाइफ में जी पाए, लोग अच्छे से रह पाए, इसलिए हम कानून बनाते हैं। और उसी की एक ब्रांच है बिजनेस लॉ, जो हमें करनी है अपने सीपीटी और आईपीसीसी के अंदर। बेटा, दिस इज अ स्पेशली बुक डिजाइन विच आई हैव फॉर यू। सेक्शन नंबर 1 स्पीक्स अबाउट द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब अप्लाई हुआ था? When an Indian Contract Act applies to India. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई हुआ था 1 सितंबर 1872 में। कहां पर अप्लाई हुआ था? सारी इंडिया पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। 1 सितंबर 1872 को हुआ था अप्लाई, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। What is the meaning of contract? Contract का मतलब क्या होता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर H ने डिफाइन किया, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो एनफोर्स कर सकते हैं हम लॉ के द्वारा। यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजें होती है, वन इज एन एग्रीमेंट, सेकेंड इज एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। एग्रीमेंट का मतलब सिंपली हम जानते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का सिंपल मतलब है बेटा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी एग्रीमेंट को जो डिफाइन किया है दैट इज डिफाइन इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर ई में। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ प्रॉमिस का मतलब होता है बेटा, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसर, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस। और एग्रीमेंट के अंदर सेट ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं। सिंपल भाषा में ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, फिर आगे जाके सेट ऑफ प्रॉमिसेस। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको गाड़ी दूंगा, बदले में आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मुझे पैसे दोगे, तो दोनों का प्रॉमिस बन गया एग्रीमेंट। मीनिंग ऑफ प्रॉमिस, एक्सेप्टेड प्रपोजल इज प्रॉमिस। जो प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर लिया है दैट बिकम्स द प्रॉमिस। द डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस इज गिवन इन सेक्शन नंबर 2 clause number D. Promisor and promisee. The word promisor and promisee both has defined in section number 2 clause number C. Promisor का मतलब क्या होता है? Promisor का मतलब होता है वो पर्सन जो कि प्रॉमिस कर रहा है उसको हम बोलते हैं प्रॉमिसर। और प्रॉमिसी का मतलब होता है वो पर्सन जो परफॉर्म करेगा, दैट वी कॉल्ड एज अ प्रॉमिसी। हु मेक्स द प्रॉमिस, सॉरी, हु मेक्स द प्रॉमिस, उसे क्या बोलेंगे? प्रॉमिसर। और जिसको प्रॉमिस किया गया है उसको क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे बॉस? उसे हम बोलेंगे प्रॉमिसी। प्रॉमिसी का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु एक्सेप्टिंग द प्रॉमिस, द पर्सन हु एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रॉमिसी। क्या सर, एक बंदे का प्रॉमिस, मैंने कहा मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं, क्या वो एग्रीमेंट बन जाएगा? नो। एग्रीमेंट बनता है म्यूचुअल प्रॉमिस से। सिंपल भाषा में कहूं, एग्रीमेंट
which are forming consideration for each other becomes a agreement. Agreement involves the mutual promise which are forming the consideration for each other. मैं आपको गाड़ी देने का प्रॉमिस कर रहा हूँ, बदले में आप मुझे क्या देने की बात करो, पैसे देने की बात करो. That becomes an agreement. Enforceability of an agreement. क्या साहब सारे के सारे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं क्या? नहीं बेटा, सिर्फ वही एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं जहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है. और इंटेंशन टू क्रिएट जो लीगल रिलेशनशिप होती है बेटा जी, वो कहां पर होती है? इंटेंशन टू क्रिएट जो लीगल रिलेशनशिप होती है वो इन बिजनेस और कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स में होती है. बिजनेस और कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट्स में होती है. सर इसका मतलब अगर कोई एग्रीमेंट सोशल और डोमेस्टिक नेचर का है तो वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा. फॉर एग्जांपल मिस्टर एंड मिसेस बाल्फर के केस में क्या होता है? बाल्फर जी कहते हैं कि मैं आपको 2000 रुपए पर महीना दूंगा. क्या बाल्फर जी ने बाद में अपना प्रॉमिस पूरा किया था? नहीं, बाल्फर जी ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया था. क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाया था? नहीं, क्योंकि वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थे. क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पे जो एग्रीमेंट था वो कौन से नेचर का था? सोशल और डोमेस्टिक नेचर का था. जो एग्रीमेंट सोशल और डोमेस्टिक नेचर के होते हैं वो क्या नहीं बन पाते बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते. तो कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं? कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं बेटा? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं जो बिजनेस और कमर्शियल नेचर के होते हैं, यानी जहां पे सम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है. एग्रीमेंट करने के बाद पार्टीज की कोई लीगल ऑब्लिगेशन है. मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने कहा कि आप मुझे पैसा दोगे, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या मेरी वो लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं है? क्या आप जो मुझे फीस दोगे क्या वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है या नहीं है? यस बेटा जी, वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है. तो एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट का मतलब क्या है बेटा? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है कि भैया, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट का मतलब है कि भैया कि बॉस, जहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए. और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कहां पे होती है? उन एग्रीमेंट्स में होती है जो बिजनेस और कमर्शियल नेचर के होते हैं. यानी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कहां पे है? उन एग्रीमेंट्स में होती है विच इज ऑफ बिजनेस और कमर्शियल नेचर. कौन से एग्रीमेंट्स में नहीं होते? जो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स में होती है. तो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स होते हैं वहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती. सोशल और डोमेस्टिक नेचर एग्रीमेंट no intention to create legal relationship. पॉइंट से निकल के आया था. दैट वाज कम्स इन द केस ऑफ बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. तो आई गेस द पॉइंट मस्ट बी क्लियर विद एवरीवन. यहां तक आपको समझ में आ जानी चाहिए. एनफोर्सेबिलिटी ऑफ अ लॉ कहां पे निकल के आई बेटा? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ निकल के आई उन एग्रीमेंट्स में निकल के आई जो बिजनेस और कमर्शियल नेचर के होते हैं. जो एग्रीमेंट बिजनेस और कमर्शियल नेचर के नहीं होते वो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट. क्या सही है या नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट है. जो बिजनेस और कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट, जो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट्स है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट का क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है. जो एग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन को राइज नहीं दे रहे, जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, उनको हम वॉइड एग्रीमेंट्स बोलते हो. लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम सारे के सारे एग्रीमेंट्स कवर नहीं करते. हम सिर्फ उन्हीं एग्रीमेंट्स को कवर करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वो उन्हीं एग्रीमेंट्स को कवर करते हैं जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. अगर कोई एग्रीमेंट सोशल डोमेस्टिक नेचर का होता है तो हम उसको कवर नहीं करते. आई गेस बेटा जी यहां तक बात समझ में आ गई होगी. यहां तक आपको कुछ भी दिक्कत नहीं हुई होगी. आई गेस यहां तक बात अच्छे से आपको क्लियर कट समझ में आ जानी चाहिए. यहां तक कंक्लूजन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 10, 10 का दम.
सर कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? साहब पहला एसेंशियल एलिमेंट है प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। साहब 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 प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि भैया प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का मतलब है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी वैलिड, ऑफर मस्ट बी वैलिड एज पर द contract, as similarly offer must be properly communicated to the offeree. Similarly acceptance must be a valid acceptance as per the Indian contract and must be properly communicated to the offerer. जो ऑफर करता है उसे बोला जाता है ऑफरर, और जिसको ऑफर किया जाता है उसे बोला जाता है ऑफरी। जो ऑफर करता है उसे क्या बोला जाता है? ऑफरर। जिसको ऑफर किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? ऑफरी। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? should be valid plus properly communicated to each other. Second, intention to create legal relationship. बॉस आपको अभी तो समझाया कि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जहां पे पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है, यानी एग्रीमेंट must result in some legal consequences and create legal obligation. Lawful consideration. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मैं मतलब समझूं, कंसिडरेशन मीन्स होता है समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यो, दैट इज क्विड प्रो क्यो। कंसिडरेशन का मतलब है अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो बदले में आप मेरे लिए क्या कुछ कर रहे हो। कंसिडरेशन का मतलब है अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो बदले में आप मेरे लिए कुछ क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं, बदले में आप मुझे पैसा दे रहे हो, तो मेरे लिए जो कंसिडरेशन है वो क्या है? आपको जो मैं गाड़ी दे रहा हूं, मेरे लिए जो कंसिडरेशन है वो क्या है? जो मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं। और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? सॉरी, मेरे लिए कंसिडरेशन है जो आप मुझे पैसा दे रहे हो, और आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? मैं जो आपको गाड़ी दे रहा हूं। कंसिडरेशन का मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। बॉस मैं आपको गाड़ी दे रहा हूं, बदले में आप मुझे पैसे दे रहे हो, क्या लॉफुल है या नहीं है? ऑफ कोर्स लॉफुल है। सेक्शन नंबर 23 ने कहा गया है कि कब सम केसेस के अंदर कंसिडरेशन लीगल नहीं होता, और वो केसेस है जब इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इट इज गोइंग टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, इट इज फ्रॉडुलेंट, इट इज इमोरल एंड इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। ये सारी चीजें सेक्शन नंबर 23 ने कही है। सेक्शन नंबर 23 ने कहा कि अगर इन किसी में से भी कोई भी चीज में कंसिडरेशन फॉल करता है तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं होगा। तो कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। कंसिडरेशन कौन सा नहीं होना चाहिए? एज गिवन इन सेक्शन नंबर 23 वाला कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट को समझने के लिए पहले आपको कंसेंट का मतलब समझना पड़ेगा। कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस। यहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं लेटिन, दैट इज उस कंसेंसस एड आइडम। यहां पे जो हम लेटिन वर्ड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम। सर कंसेंसस एड आइडम का मतलब क्या होता है? जो चीज मैं सोच रहा हूं वही चीज आप भी सोच रहे हो, जो चीज मैं सोच रहा हूं वही चीज आप सोच रहे हो। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है दोस्त मेरे? हम कहेंगे यहाँ पे है कंसेंसस एड आइडम। हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पे क्या है दोस्त मेरे? कंसेंसस एड आइडम। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो क्या है? कंसेंसस एड आइडम। अगर कहीं पे कंसेंट नहीं है तो वहां पे जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं एरर इन कंसेंसस। वहां पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? एरर इन
कंसेंसस। बेटा ध्यान से सुना, कंसेंट का मतलब है कि सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको BMW गाड़ी डिलीवर कर रहा हूँ और आप सोच रहे हो कि आप मुझसे फरारी ले रहे हो, कि हम दोनों की सोच मिलती है? नहीं, यहाँ पे सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं हो। जहाँ पे सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं होती वहां पे एक वैलिड एग्रीमेंट ही बनता। जब वैलिड एग्रीमेंट ही बनेगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? लेकिन यहाँ पे पॉइंट अलग है कि कंसेंट का ना होने से आ गया, कंसेंट का चलो है बट कंसेंट फ्री नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कंसेंट या तो कॉर्शन से ली गई है या एंडो इन्फ्लुएंस से ली गई है क्या, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, या फ्रॉड से या मिस्टेक से। इन केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता क्योंकि सेक्शन बटन कहता है कंसेंट मस्ट बी फ्री, कंसेंट मस्ट बी फ्री। और अगर नो फ्री कंसेंट के लिए मैं बात करूं, नो फ्री कंसेंट के लिए जो वर्ड यूज करते हैं हम लैटिन में, दैट इज एरर इन कॉसा। कई पेपर में पूछ ले, एरर इन कंसेंसस का मतलब है नो कंसेंट एट ऑल, और एरर इन कॉसा का मतलब है देयर इज नो कंसेंट, देयर इज नो फ्री कंसेंट। व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री देन द एग्रीमेंट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, सेक्शन नंबर 11 कहता है कि पार्टी की कोई भी पर्सन 3 कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करने लायक बन जाएगा। सर वो 3 कंडीशन क्या है? ही शुड बी मेजर, should be of sound mind, and should not be disqualified by law, should not be disqualified by law। अगर कोई बंदा ये कंडीशन फुलफिल कर दे, अगर कोई बंदा ये कंडीशन फुलफिल कर दे तो वो क्या नहीं कर, वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पार्टी को ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। बेटा ये 3 कंडीशन कौन कौन सी है? मेजर, साउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना, फास्ट रिवीजन रखना। मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर का मतलब होता है वो पर्सन जिसकी उम्र कितनी हो गई है? 18 साल या 18 साल से ज्यादा है। 18 साल या 18 साल से ज्यादा वो बंदा मेजर बन जाता है। लेकिन सम सर्कमस्टांसेस में मेजर कितने साल का बंदा बनता है? सम सर्कमस्टांसेस में मेजर जो बनता है वो 21 साल का बंदा बनता है। और 21 साल का बंदे का मतलब जब उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट के सुप्रीडेंस पे होती है या फिर उसका जो गार्जियन एज पर गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, उस केस में वो पर्सन मेजर कब बनेगा? जब वो कितने साल का हो जाएगा? 21 साल का हो जाएगा। साउंड माइंड का पर्सन होता है वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशन को समझ लेता है एंड कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले इफेक्ट को अपने ऊपर जज कर लेता है। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? साउंड माइंड का पर्सन बोलते हैं। देन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ कानून को, कुछ लोगों को कानून ने कहा है कि दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ठीक नहीं है। वो कौन कौन से लोग हैं? पहला एग्जांपल अगर मैं दूं, एलियन एनिमी। अगर आप एलियन एनिमी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कराने लायक ही नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट्स है। अगर आप किसी फॉरेन सॉवरेन के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हो, फॉरेन सॉवरेन मतलब फॉरेन के डिप्लोमेट्स, फॉरेन के राजदूत जो हमारे देश में आके रह रहे हैं, अगर आप उनके साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो बेटा वो तो एनफोर्स करवा लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते, आप उनके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करवा सकते। अगर आपको केस करना भी है तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से केस, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोई भी कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम करती है तो उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। जो कन्विक्ट है जब तक वो जेल के अंदर है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जेल से बाहर आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर कोई इंसॉल्वेंट बंदा है तो वो जो है जब तक उसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर के पास है, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बेटा जी यहां तक समझ में आ गया ना? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट था अपना लॉफुल ऑब्जेक्ट। बेटा लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बेटा इस लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो एग्रीमेंट का, दैट मस्ट बी लॉफुल। जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो एग्रीमेंट का कैसा होना चाहिए बेटा? लॉफुल। जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? लॉफुल होना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है तो आपके द्वारा किया गया एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। जैसे मैंने और चंदू जी ने एक एग्रीमेंट किया कि हम लोगों के साथ फ्रॉड करेंगे और फ्रॉड करके जो भी पैसा आएगा हम उसको आपस में बांट लेंगे। क्या लीगल है क्या? नहीं। सेक्शन नंबर 23 एक स्पेसिफाई करता है किन केस में हम ऑब्जेक्ट को इलीगल मानते हैं। सेक्शन नंबर 23 कहता है द एग्रीमेंट इज इलीगल इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। ऑब्जेक्ट ऐसा है इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, if it is immoral, if it is opposed to the
पब्लिक पॉलिसी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो आप वो ऑब्जेक्ट वाला एग्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। यहां तक बच्चा जी बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड। काफी सारे एग्रीमेंट है जिनको कानून ने पहले ही से क्या कर रखा है बेटा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसे कहा गया मेजर के साथ अगर एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड होगा। अगर आप म्यूचुअल मिस्टेक होगी यानी जहां पे कंसेंट ही नहीं होगी वो वॉइड होगा। एग्रीमेंट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल होगा वो वॉइड होगा। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वॉइड होगा। अगर वो एग्रीमेंट्स जो वेगर है वो वॉइड है। तो काफी सारी जगह एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट्स को स्पेसिफिकली कहा गया है क्या वो एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। तो क्या वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? तो एग्रीमेंट कौन सा होना चाहिए मेरे बेटा जी? एग्रीमेंट बेटा जी वो होना चाहिए जो कि क्या कैसा हो? एग्रीमेंट बेटा जी वो होना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। एग्रीमेंट कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए जो कि स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड वॉइड ना हो। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इसको मैं कह सकता हूं क्लियर एंड सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। क्लियर एंड सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। जो टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए एग्रीमेंट की, दैट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। सर दैट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन, सर जी मतलब क्या है? बेटा जो एग्रीमेंट होना चाहिए, जो एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, दैट मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। सर एक बार आप और अच्छे से स्पेसिफाई करोगे? मैंने कहा हाँ बेटा जी मैं आपको और अच्छे से स्पेसिफाई करके बता देता हूं। बेटा मैं आपके साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं कि मैं आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल बेचूंगा, लेकिन किस प्राइस पे बेचूंगा तो ही ना बताएं। क्या यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन क्या नहीं है बेटा जी? क्लियर नहीं है। मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको ऑयल बेचूंगा लेकिन 100 रुपीज पर टन के हिसाब से बेचूंगा। बेटा ये क्लियर है कि कौन सा ऑयल बेचूंगा? नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता तो आपके मेरे साथ किए गए एग्रीमेंट्स तब क्या वैलिड होता? क्यों? क्योंकि अब मैं जिस ऑयल को बेचने की बात करता वो कौन से ऑयल को बेचने की बात करता? मैं आपको बात करता कहीं ना कहीं कौन से एग्रीमेंट की बात करता, कौन से ऑयल की बात करता? कोकोनट ऑयल की बात करता। तो बेटा एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन, क्योंकि सेक्शन नंबर 29 क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है कि अनसर्टेन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन वैलिड नहीं है, दे आर कंसिडर्ड एज वॉइड। सेक्शन नंबर 29 ने क्लियर कट स्पेसिफाई कर दिया वो एग्रीमेंट जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है वो क्या है बेटा? वॉइड है। सेक्शन नंबर 29 हैज क्लियरली स्पेसिफाइड कि बॉस वो एग्रीमेंट जिनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर नहीं है, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड। यानी अनसर्टेन एग्रीमेंट्स are not valid contract। यहां तक बेटा जी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है बेटा? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो आपका एग्रीमेंट हो, जो एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव है, दैट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। वो ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म है। मैं आपको कहता हूं मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा सर, आप है ना एक काम करो, आप जादू से ना सामान निकाल के दिखाओ, ट्रेजर निकाल के आओ। इज इट पॉसिबल? क्या मैं आपको कहता हूं मैं आपको पृथ्वी के 7 चक्कर लगाना, मैं आपको 1 लाख दूंगा, इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म? आंसर इज नो। और बेटा सेक्शन नंबर 56 ने क्लियरली स्पेसिफाई किया एग्रीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल, एग्रीमेंट which are impossible, जिसके अंदर इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस है वो क्या होंगे? वॉइड एब इनिशियो होंगे। सेक्शन नंबर 56 has clearly क्या स्पेसिफाई किया है? एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। साहब यहां तक बात क्लियर है? सर हमें यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटी। बेटा नेक्स्ट पॉइंट है यहां पे
लीगल फॉर्मेलिटी। बेटा जी अब पॉइंट बड़े ध्यान से सुनना मेरे बेटा जी। बेटा जी एग्रीमेंट के अंदर, बेटा जी एग्रीमेंट के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी जरूरी होती है। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी जरूरी होती है। अगर आपने वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करी तो आपके द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होंगे। बेटा जी कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको कौन सी फॉर्मेलिटीज करनी होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करना जरूरी है। अगर आपने वहां पे लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करी तो आपके द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स क्या नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे। आपके द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स क्या नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे, यानी मैं आपके द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स अनएनफोर्सेबल हो जाएंगे। जैसे जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम उसे रिटर्न में नहीं करेंगे ना तो वो वैलिड नहीं होंगे, वो अनएनफोर्सेबल हो जाएंगे। तो वहां पे क्या होना जरूरी है, लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करना जरूरी है। लीगल फॉर्मेलिटी हर पॉइंट पे नहीं लगती, लीगल फॉर्मेलिटी सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा पॉइंट्स पे लगती है। लीगल फॉर्मेलिटी का जो पॉइंट है वो हर पॉइंट पे नहीं लगता, लीगल फॉर्मेलिटी का पॉइंट हर पॉइंट पे लगता है। लीगल फॉर्मेलिटी का पॉइंट जो है वो चुनिंदा पॉइंट्सों पे लगता है, जो ये बात कहता है कि चुनिंदा चीजों के लिए अपन को लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, और वो लीगल फॉर्मेलिटी अगर पूरी नहीं करी तो आपके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे, वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी जहां पे लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर दोगे तो वो एनफोर्सेबल हो जाएंगे। जैसे आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे हम बीच बचाव का रास्ता मतलब निकालते हैं कोर्ट में जाने की बजाय। जनरली बिजनेस के अंदर जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो पार्टीज आपस में आर्बिट्रेशन क्लॉज जरूर रखती है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उनका कोर्ट में जाने के बजाय आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल करेगी, एक तरह की पंचायत का, एक बार वो दोनों मिलकर एक बंदे को अपॉइंट करेंगे, उन दोनों का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तभी एनफोर्सेबल हो जाता है, तभी एनफोर्सेबल हो पाता है जब वो रिटर्न में हो। अगर आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा। लीगल फॉर्मेलिटी हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन जिस जगह पे वहां पे लीगल फॉर्मेलिटी करोगे तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। आपने 10 एसेंशियल एलिमेंट्स देखे, एक फास्ट रिवीजन अगर मैं दूं तो प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेकेंड intention to create, legal relationship, third legal consideration, lawful object, next clear and certain terms and condition, then free consent, capacity to do contract, देन आपका आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड, एग्रीमेंट नॉट expressively declared void। नेक्स्ट आपका आ जाता है लास्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप करोगे तो ही क्या होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, जो सेक्शन 10 में क्या था और आपने रिवीजन भी कर ली। फिर मैंने अपनी बुक के अंदर एक चैप्टर 2 बना रखा विच इज अ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को 3 बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हो, विच इज अगर मैं बात करूं, एक को बोला जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, on the basis of performance and on the basis of enforceability।
एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आर दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर वर्ड के थ्रू, वर्ड स्पोकन भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। इंप्लाइड क्या होते हैं? रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज, यानी अदर देन वर्ड स्पोकन और रिटन, यानी अदर देन वर्ड स्पोकन और रिटन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेरे बेटा अपन की जो वीडियो आने वाली है वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होगी, वो जरूर देखना। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बता देता हूं, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, ना मेरी इंटेंशन थी, ना बोला था मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ना उसने कहा था, ना रिटर्न लिखा गया, ना कंडक्ट ऑफ पार्टी है, फिर भी कानून ने कहा कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट करना है। बिकॉज ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, इट स्टेट्स दैट नो वन कैन बिकम रिच एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स। इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो ओवर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईपीसीसी एंड एज वेल एज सीपीटी के लिए, दूर देखना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मैं फिर कहूंगा, मैंने सीए इंस्टीट्यूट के बेसिस पे लिखा है, जबकि मेरे कुछ पॉइंट्स इससे अलग है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी है, दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस कर चुकी है। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में पूरे होंगे। इट माइट बी पॉसिबल दैट कि एक पर्सन अपनी जो है, एक पर्सन जो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर चुके, एक पर्सन अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेगा। इट माइट बी पॉसिबल दैट दोनों ने आधी आधी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी और आधी बाद में करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल दोनों ही फ्यूचर में करेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या बोलते हैं हम? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सिर्फ एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करेगी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को आप है ना लिंक कर सकते हो कहीं ना कहीं, आप यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को लिंक कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वाले पॉइंट से। जैसे मैंने मिस्टर एक्स को कहा कि भाई साहब आप जो मेरे भैया को पढ़ा दो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है मिस्टर एक्स, उन्होंने मेरे भाई को पढ़ा दिया जनवरी फरवरी मार्च, कोई पैसे वैसे की बात नहीं, पढ़ा दिया। अब पढ़ा दिया, मेरे भैया पास हो गए। अब मैंने उनको कहा कि भाई जो आपने मेरे भाई को पढ़ाया है मैं उसके लिए आपको 1000 रुपए दूंगा अप्रैल में। अप्रैल में बात हुई है कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, तो भाई वो तो अपनी परफॉर्मेंस पहले कर चुके हैं ना, जबकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ अप्रैल में। बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अप्रैल में, एक्स ने मेरे भाई को पढ़ाया जनवरी और मार्च में, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद कौन अपनी परफॉर्मेंस पूरी करेगा? मैं करूंगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपका आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा जी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करनी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। Bilateral contract are also called as contract with the executory consideration. Contract without executory consideration. मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको गाड़ी दूंगा, आपने कहा कि मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को कुछ लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी बोल देते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट आप एग्जाम पर्पस के लिए ले सकते हैं। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बट द अप्रोप्रिएट वर्ड इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट विद एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टीज अपनी अपनी कंसिडरेशन पूरी करेगी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टीज, एक वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारी की सारी एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 के फुलफिल होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया? सेक्शन नंबर 2H। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2J के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसने कहा है कि बेटा
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था कॉन्ट्रैक्ट जब बने थे वो वैलिड थे, जब बने थे तब तो वो वैलिड थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पार्टी परफॉर्म नहीं कर सकती, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जब बने थे तब तो वैलिड थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। बेटा जो मेरी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो है ना, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया। Which ceases to be enforceable by law, यानी कॉन्ट्रैक्ट जब बना तब तो वैलिड था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ, बीच में सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मैं आपको 10 दिन बाद घोड़ा दूंगा अपना, लेकिन 2 दिन बाद ही कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद घोड़ा मर गया। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गिव यू घोड़ा? नो, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, जिस टाइम बने तो उस टाइम वैलिड था, लेकिन बीच में कुछ हो जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर सकते। वॉइड एग्रीमेंट्स। सर ये वॉइड एग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है? बेटा जी वॉइड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है वो एग्रीमेंट्स विच कैन नॉट बिकम, वॉइड एग्रीमेंट्स का मतलब होता है वो एग्रीमेंट्स विच कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वो एग्रीमेंट जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते उनको बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। इनका एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज वॉइड एब इनिशियो। इनका जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज वॉइड एब इनिशियो। यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बॉस वो कॉन्ट्रैक्ट जो कभी, वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है वो एग्रीमेंट जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, उनको क्या बोलते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स। फिर आपका आ जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बेटा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की इच्छा पे, वो कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की इच्छा पे एनफोर्सेबल होते हैं लेकिन दूसरी पार्टी की इच्छा पे एनफोर्सेबल नहीं होते। यानी अगर किसी के साथ मैंने कॉर्शन करके कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसकी इच्छा पे तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है या वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है। लेकिन क्या मेरे हाथ में कुछ भी है? ना बेटा जी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जनरली हम कहते हैं कि अगर कंसेंट, कॉर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से ली गई है तो उस केस में जिस पार्टी की इच्छा फ्री नहीं है उसके पास ये राइट है, वो बाद में चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकती है। लेकिन इसके अलावा 2 केसेस है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। 2 केसेस है। अगर किसी पर्सन ने किसी पार्टी को प्रॉमिस परफॉर्म करने से मना किया, किसी बंदे ने सामने वाले बंदे को प्रॉमिस परफॉर्म करने से रोका, तो जिस बंदे को रोका गया है बाद में वो चाहे तो अपना प्रॉमिस पूरा करे या ना करे। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी रेस्टोरेंट ने हायर किया सिंगर के लिए 30 दिन के लिए। 6ठे दिन मुझे रेस्टोरेंट के अंदर जाने नहीं दिया गया। अब 7वें दिन ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आपने मुझे 6ठे दिन मेरा प्रॉमिस परफॉर्म करने से रोका था। सेकेंड है, अगर किसी ने कहा था कि वो 30 तारीख को सामान देगा, अगर वो 30 तारीख को सामान नहीं दे पाया तो उस केस में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बाद में लेट डिलीवरी एक्सेप्ट करो या ना करो। इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन अदर इच्छा पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का डिसाइड ले लिया, यानी आपने कहा जी मैं कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर रहा हूं, तो आपको जो भी सामने वाले बंदे ने बेनिफिट दिया होगा तो आपको वो सारा बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले बंदे ने कोई बेनिफिट दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा। इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो तो होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पनिशेबल बाय लॉ भी होता है। सर सारे वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल नहीं है, ये सारे इलीगल एग्रीमेंट्स क्या है? वॉइड एब इनिशियो है। सेक्शन नंबर 23 भी कहता है कि अगर एग्रीमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल है तो वो एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे? इलीगल हो जाएंगे। यानी जिनका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है वो एग्रीमेंट्स कौन से कहलाते हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, बेटा ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट है ना, अगर वो पूरा नहीं करते होते हैं वैलिड लीगल, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। जैसे आर्बिट्रेशन वाला बात है, वो रिटर्न में नहीं कर रखा जी, आप रिटर्न में कर दो वैलिड हो जाएगा। यानी वो एग्रीमेंट जिनके अंदर कुछ टेक्निकल डिफेक्ट्स है उन एग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? कहीं ना कहीं अनएनफोर्सेबल। वो एग्रीमेंट्स के अंदर आप जो अनएनफोर्सेबिलिटी है उसे आप दूर कर दो तो एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे? वैलिड हो जाएंगे। यहां तक बात बेटा समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां तक अच्छे से बात क्लियर आ गई? कोई दिक्कत हो तो वीडियो दोबारा देख लेना है या मेरे नंबर पे मुझे डाउट पूछने के लिए व्हाट्सएप कर देना। आई
टेक केयर योर डाउट्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर पाऊँ अपने फ्री टाइम में, सो दैट आई कैन बेनिफिट दोज गाइज हु आर नॉट कैपेबल टू टेक द क्लासेस। तब तक ले बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, जय हिंद दोस्तों।